खिज़ां की एक सर्द शाम थी। धूप छतों से खसक कर सायों में बदल चुकी थी। पुराने तरज की हवेली, जो लाहौर के एक सुनसान गोशे में वाक़ई थी, अब खामोशी का मस्कन बन चुकी थी। इसी हवेली के अंदर पुरानी लकड़ी की अलमारियों, खामोश तस्वीरों और वक्त की मुट्ठी में लपटे कमरे में आयशा अपने नानी उम्मा के साथ रहती थी। नानी उम्मा की याददाश्त कमज़ोर हो चुकी थी, मगर उनकी आंखों में सदियों के किस्से झलकते थे। वो अक्सर कहा करती थीं, आयशा बेटा, कुछ आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते, कुछ ख्वाब दिखाते हैं। आयशा ये बातें सुनकर हंसती, मगर दिल के किसी कोने में एक संजीदा खामोशी जागती रहती थी। उस दिन जब वो पुराने संदूक को खोलने बैठी, तो उसे नानी उम्मा का वही मखसूस आईना मिला। सियाह लकड़ी का फरीम, किंदाकारी से मजीन, और शीशे पर हल्की सी धंध जमी हुई। जब उसने उसे साफ करके दीवार पर टांगा, तो कमरे का माहौल ही बदल गया, जैसे किसी और जमाने की हवा चलने लगी हो। आयशा ने यूं नहीं झांक कर देखा और ठठक गई। उसके आकब में कोई खड़ा था, एक साया, धुंधला सा, आंखों में उदासी लिए और होंठों पर एक नामालूम मुस्कुराहट। वो पलकें झपकने लगी। दोबारा देखा। आईना साफ था, पर साया उसके दिल में ठहर गया। उसी रात पहली बार उसे ख्वाब आया। वो खुद को किसी महल की राहदारी में पाती है। सिंगमरमर की दीवारें, सोने की कंदीलें और एक खामोशी जो सदियों से आबाद थी। उसके सामने दूर एक दरवाज़ा था, नीमवा। अंदर से साज की मध्यम आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। सफ़ेद लिबास, शानों तक आते स्याह बाल, और आंखों में वही उदासी जो उसने आईने में देखी थी। तुम कौन हो? आयशा ने हैरत से पूछा। मैं वो हूँ जो तुम्हें हर जन्म में ख्वाब देता है, उसने कहा। और तुम वो हो जिसकी आंखों में हर बार खुद को ढूंढता हूँ। आयशा की सांस रक गई। ख्वाब जैसे खुलने लगा, पर जागने का वक्त आ गया। आयशा पसीने में भीगी हुई जागी। कमरा वैसा ही था, मगर आईने के करीब ज़मीन पर एक कागज़ पड़ा था, जरद पुराना, और उस पर सिर्फ एक सत्र दर्ज थी। तुमने मुझे पहचाना, आयशा। मैं अब भी वही हूँ, ख्वाबजाद। वो सत्र पढ़ते ही उसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। अब ये सिर्फ ख्वाब न था, ये उसकी तकदीर का आगाज़ था। दिन भर आयशा का दिल बेचैन रहा। वो सत्र, तुमने मुझे पहचाना, आयशा, मैं अब भी वही हूँ, ख्वाबजाद, उसकी सांसों में बस गई थी। कई बार उसने कागज़ को परखा, अंगलियों से छुआ, सौंगा तक। खुशबू में कुछ ऐसा था जो नानी उम्मा के संदूक से नहीं, बल्कि किसी और जहान से आया मालूम होता था। न वो तहरीर आम कागज़ पर लिखी गई थी, न सियाही मामूली थी, जैसे लफ्ज़ खुद सांस ले रहे हों। उस रात आयशा ने खुद को आईने के सामने बैठा पाया। कमरे की सब रोशनियां बंद थीं, सिर्फ एक मध्यम चिराग जल रहा था। वो अपने अक्स में झांकने लगी, जैसे कोई राज मांग रही हो। तब आईना धंधलाने लगा, शीशा जैसे पिघलने लगा, और फिर वही महल, वही ख्वाब, और वही वो। साहिल खड़ा था उस महल की सीढ़ियों के नीचे, हाथ में एक किताब लिए। तुम फिर आ गई, उसने नरमी से कहा, जैसे इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। आयशा करीब गई और उसकी आंखों में झांका। ये ख्वाब है? उसने हल्की आवाज़ में पूछा। ये वो हकीकत है जिसे तुम्हारे ज़माने ने ख्वाब समझा और मेरे ज़माने ने सज़ा? साहिल ने किताब खोली और एक सफ़े पर उंगली रखी। देखो ये सफ़ा, ये तुम हो, और अगला मैं हूँ, लेकिन कहानी अधूरी है, क्योंकि हमारे दरमियान वक्त है। आयशा ने किताब को थामा और पहली बार उसके हाथ को छुआ। गर्म, धड़कता, जीता जागता हाथ। मैं कौन हूँ? उसने बेअख्तियार पूछा। तुम वो हो जिसे मेरी रूह ने पुकारा। तुम वो हो जो हर जन्म में खोई और हर ख्वाब में मिली। साहिल ने उसकी पेशानी पर लब रखे। लम्हा लम्हा जैसे सदी बन गया। याद रखो, आयशा, हर रात आईना एक दरवाज़ा है। अगर तुम चाहो तो मैं हर रात तुम्हें मिलूंगा, उस वक्त तक जब तक तुम पहचान न लो कि तुम ख्वाबजाद नहीं, हकीकत हो। आयशा हड़बड़ाकर उठी। सांस फूली हुई थी, पेशानी पसीने से भीगी। उसके हाथ में कुछ था, एक सुनहरी पर। वही पर जो उसने साहिल के लिबास पर देखा था, ख्वाब का तहफा, जागती हकीकत। कमरे में अचानक नानी उम्मा की आवाज़ गूंजी। आयशा, ख्वाबों से खेलना आसान नहीं, बेटा। बाज आईने सिर्फ अक्स नहीं, किस्मत दिखाते हैं। आयशा ने आईने की तरफ देखा। इस बार वो हंसी नहीं, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते।
सुबह सवेरे जब धूप कमरे के गिर्द पर्दों से छनकर अंदर आई तो आयशा खामोश बैठी थी। उसके हाथ में वही सुनहरी पर था जो अब भी नरम, जिंदा और हकीकी महसूस हो रहा था। वो बार बार उसे अंगुलियों के दरमियान दबाती, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये महज एक वहम नहीं, ये ख्वाब नहीं। उसने आहिस्ता कहा, ये कुछ है, और है, कोई इशारा, कोई मुक़द्दर। नानी उम्मा सहन में बैठकर छोटे से कुरान वाले गिलाफ को सुल रही थीं। आयशा खामोशी से उनके पास आ बैठी। नानी उम्मा, अगर हूँ तो हूँ, अगर नहीं तो नहीं। कोई ख्वाब बार बार आए और उसमें हर बार एक ही चेहरा हो, तो वो ख्वाब होता है या कोई पुराना किस्सा? नानी उम्मा ने सलाई रोकी, नज़रें उठाईं और कुछ देर हो गई उसे घूरती रहीं। साहिल ने तुम्हें पहचाना। उनकी आवाज़ में वो नरमी थी जो बरसों पुरानी फिक्र से जन्म लेती है। आयशा के हाथ कांप गए। आपको कैसे मालूम? नानी अम्मा ने गहरा सांस लिया। तुम्हें जो आईना मिला है ना, वो आम आईना नहीं। वो इस खानदान की औरतों को तब मिलता है जब उनका मुक़द्दर किसी ख्वाबजाद से जड़ता है। ख्वाबजाद? आयशा ने हैरत से दोहराया। हाँ, ख्वाबजाद, वो लोग जो वक्त की कैद से आज़ाद हैं, जिनकी रूहें अपनी मोहब्बत को तलाश करती रहती हैं, ख्वाब दर ख्वाब, जन्म दर जन्म। और साहिल? आयशा की आवाज़ लर्ज़ गई। नानी उम्मा ने अपने कमज़ोर हाथ उसके हाथ पर रख दिए। साहिल एक राजा का बेटा था, मुग़ल सल्तनत के आखिरी ज़माने में। उसका इश्क एक आम लड़की से हुआ, एक रक़ासा जिसका नाम आयशा ही था। तुम्हारा नाम भी उसी से जड़ा है। वो इश्क मुआशरे ने कबूल नहीं किया, उन्हें जदा कर दिया गया, और तब से वो हर जन्म में तुम्हें ढूंढता है। आयशा का दिल धड़कने लगा। उसके जहन में पिछले ख्वाबों के मंजर गर्दिश करने लगे। महल, सीढ़ियाँ, किताब, साहिल की आंखें, उसका लम्स। मगर नानी उम्मा, अगर वो ख्वाब है तो हकीकत में कैसे आ सकता है? नानी उम्मा ने धीरे से कहा, मोहब्बत जब सच्ची हो तो दर व दीवार, वक्त व मकाम सब झुक जाते हैं। लेकिन याद रखो, आईना सिर्फ दरवाज़ा है, पार जाने के लिए कीमत देनी पड़ती है। आयशा ने एक फैसला किया। आईना है, पार जाने के लिए कीमत देनी पड़ती है। उसके सामने था। चिराग की हल्की रोशनी में उसका अक्स धुंधला रहा था। साहिल, उसने पुकारा, अगर तुम हो तो आओ, मुझे अपनी हकीकत दिखाओ। और तब आईना धिंड से हट गया। सामने साहिल खड़ा था। वो ख्वाब नहीं था, वो जागती आंखों का लम्हा था। मैं वादे से बंधा हूँ आयशा, उसने कहा, लेकिन तुम्हें फैसला होगा, करना है, मोहब्बत का या दुनिया का। आईना अब सिर्फ एक शीशा न था, वो एक दहलीज बन चुका था। आयशा उसके सामने खड़ी थी। दिल के अंदर एक शोर था, जैसे हजारों धड़कनें बेक वक्त सदा दे रही हूँ। साहिल दूसरी जानिब था, खामोश, पुरतमक्कन, जैसे वक्त का वारिस हो। बस एक कदम, आयशा। उसकी आवाज़ आईने से नहीं, सीधी उसके दिल से उभरी। और मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो तुम भूल चुकी हो, जो तुम हो। आयशा ने पलटकर कमरे को देखा। नानी उम्मा सो रही थीं। हवेली में खामोशी की चादर तनी थी। फिर उसने कदम बढ़ाया। शीशा जैसे पानी बन गया। एक मौज की तरह वो उसमें तहलील हो गई। और अगले लम्हे वो महल के अंदर खड़ी थी। फ़ज़ा में गुलाब की खुशबू थी। दौर किसी वीणा की धन चल रही थी। और सिंग मरमर की फर्श पर रोशनी अक्स बन रही थी। आयशा ने खुद को एक सफ़ीद रेशमी लिबास में पाया। बालों में मोतिया की कलियां और माथे पर वही सतारा जो उसके ख्वाब में जगमगाता था। साहिल सामने था, बादशाहों के लिबास में, मगर निगाहों में वही आशिक। ये मैं कहाँ हूँ? उसने हैरत से पूछा। ये तुम्हारा ही ज़माना है, आयशा। वो वक्त जब तुम रक़स गाह की शहज़ादी थीं और मैं तुम्हारा तमाशाई। साहिल ने हाथ बढ़ाया और जैसे माजी की परतें खुलने लगीं। एक के बाद एक मंजर उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गए। एक बारह दरी में रक़स करती हुई आयशा। साहिल का दिल थाम कर उसे देखना। बादशाह का गुस्सा, इश्क की सज़ा, जदाई, और आखिरकार उनकी मौत एक दूसरे के बगैर। आयशा की आंखों से आंसू रवां हो गए। तो ये मैं थी, ये तुम थे, हम थे और हैं, बस वक्त ने हमें बिछा दिया। आयशा, साहिल ने उसका हाथ थामा। अब वक्त फिर हमारे सामने है। ये लम्हा वही है जहाँ कहानी ख़त्म हुई थी। अगर तुम चाहो तो उसे मुकम्मल किया जा सकता है। मगर तकदीर खामोश नहीं थी। महल की राहदारी में एक साया हरकत करने लगा। एक पुराना मुहाफिज
جو ہر جنم میں اس عشق کا دشمن تھا، جاگ چکا تھا، اور اب وہ عائشہ کو واپس کھینچنے آ رہا تھا، جاگتی دنیا کی طرف۔ تمہارے پاس وقت کم ہے عائشہ، ساحل نے کہا، یا تو ہم یہیں رہ جائیں گے ہمیشہ کے لیے، یا تم بیدار ہو جاؤ گی اور میں ایک بار پھر فقط خواب بن جاؤں گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں تذبذب تھا، سامنے ساحل، پیچھے وہ دنیا جو اس کی حقیقت تھی۔ ساحل، اس کی آواز لرزی، اگر میں تمہیں چنوں تو کیا سب پیچھے چھوڑ جائے گا؟ محبت کی قیمت یہی ہے عائشہ، مگر میں وعدہ کرتا ہوں جو خواب تم نے دیکھے میں انہیں حقیقت میں بدل دوں گا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ محل کی فضائیں گہری ہو گئیں، ہر گزرگاہ جیسے سانس روک چکی تھی، چراغوں کی روشنی مدھم ہونے لگی اور ہوا میں ایک سناٹا چھا گیا، جیسے وقت خود دم سادھے کھڑا ہو۔ عائشہ اور ساحل اس مرکزی حال میں تھے جہاں کہانی رکی تھی اور جہاں اسے ختم یا شروع ہونا تھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا عائشہ، ساحل نے کہا، اب یہ خواب تمہیں واپس چھوڑ دے گا یا ہمیشہ کے لیے رکھ لے گا۔ اس کے الفاظ کی بازگشت دیواروں سے ٹکرائی جیسے صدیوں کی چیخ ہو۔ اچانک ایک دروازہ زور سے کھلا، ایک لمبا کالا لباس پہنے شخص اندر داخل ہوا، چہرہ دھند میں چھپا ہوا مگر آنکھوں میں وہی نفرت جو ہر بار انہیں جدا کرتی تھی۔ تم دونوں پھر اکٹھے ہو گئے؟ اس کی آواز گونجی، میں نے تمہیں صدیوں پہلے جلایا تھا اور آج پھر وقت کی چکی میں پیس دوں گا۔ ساحل آگے بڑھا اور عائشہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ تمہیں نہیں لے جائے گا، اس نے للکارا، یہ بار ہم مکمل ہوں گے۔ سایہ قریب آیا، عائشہ کی آنکھوں میں اب خوف نہ تھا بلکہ وہ روشنی تھی جو صدیوں کے درد کو جلا دیتی ہے۔ رک جاؤ، عائشہ نے نعرہ مارا، میں نے چنا ہے، اپنی تقدیر، اپنا عشق، اپنی راہ۔ اس کے لفظوں سے آئینے ٹوٹنے لگے، دیواریں کانپنے لگیں اور سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ تم ایک خواب ہو، سایہ چیخا۔ نہیں، عائشہ نے ساحل کا ہاتھ تھام لیا، میں اب خواب نہیں، میں خواب زاد ہوں۔ اس لمحے محل روشن ہو گیا، جیسے صدیوں کا اندھیرا مٹ گیا ہو۔ سایہ ہوا میں تحلیل ہوا، فضا میں گھنٹیوں کی آواز گونجی اور ہر شے جگمگا اٹھی۔ عائشہ اور ساحل ایک باغ میں کھڑے تھے، سرسبز، روشن، مکمل۔ یہ کہاں ہیں ہم؟ اس نے پوچھا۔ ساحل نے آہستہ کہا، یہ وہ دنیا ہے جہاں وقت ختم ہو جاتا ہے اور صرف عشق باقی رہتا ہے۔ عائشہ نے اپنی پیشانی اس کے کندھے سے لگائی، تو ہم اب ہمیشہ کے لیے ساتھ ہیں؟ ہم ہمیشہ ساتھ تھے عائشہ، بس اب تم نے یاد کر لیا۔ عائشہ نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، آئینہ ٹوٹ چکا تھا مگر خواب نہیں، کیونکہ جو عشق خواب سے جاگ جائے وہ کبھی نہیں مرتا۔